जय हिंद दोस्तों। 28 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, OPCW द हैग पुरस्कार 2024 किसने जीता है। आंसर हो जाएगा इसका भारतीय रासायनिक परिषद यानी कि केमिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा OPCW द हैग पुरस्कार 2024 जीता गया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है, तो रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन यानी OPCW के द्वारा प्रदान किया गया है। यह अवार्ड किसी ऐसे उद्योग को प्रदान किया जाता है जो कि रासायनिक क्षेत्र में कार्य करता है और उसके द्वारा बेहतरीन प्रयास करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन यानी OPCW की बात करें तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है और इसका मकसद है रासायनिक हथियारों को खत्म करने के लिए वैश्विक प्रयासों की देखरेख करना। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो केमिकल वेपन है उनको खत्म किया जाए। OPCW का हेडक्वार्टर कहाँ है, नीदरलैंड के हैग शहर में। दोस्तों OPCW को 2013 का नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अच्छा, यहाँ पर नोबेल शांति पुरस्कार की बात हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं भारतीय रासायनिक परिषद की यानी ICC की। तो दोस्तों यह भारत में रसायन उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली एक राष्ट्रीय संस्था है यानी कि केमिकल के फील्ड में कार्य करने वाली एक संस्था है। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्कस कर लेते हैं जो हाल फिलहाल में प्रदान किए गए हैं। जैसे तिमोर लेत्से का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को प्रदान किया गया है। फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। विश्व शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। कुछ दिनों पहले हमने इसको डिस्कस भी किया था। लता मंगेशकर पुरस्कार 2022 और 23 प्रदान किया गया है उत्तम सिंह और एस चित्रा को, यानी 2022 का उत्तम सिंह को, 2023 का एस चित्रा को प्रदान किया गया है। IOC का ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड प्रदान किया गया है अभिनव बिंद्रा जी को। IOC का मतलब होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। तो इसके द्वारा ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किसे दिया गया है, भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को। सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी अवार्ड किसे दिया गया है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को। गुलबैंकियन अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है, आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती को। हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार प्रदान किया गया है के चोंगलिंगम को जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया है RBI को यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई महाराष्ट्र में, और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है विनोद गनात्रा को। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार प्रदान किया गया है सेबी को। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है नरसिंह और रोहिणी लोखंडे को। गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है सिद्धलिंग पत्तन सेट्टी को। और हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार प्रदान किया गया है कृष्ण प्रकाश को। नेल्सन मंडेला पुरस्कार स्वास्थ्य संवर्धन के लिए प्रदान किया गया है निमहंस नामक संस्था को। और दोस्तों ये जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया था स्वास्थ्य संवर्धन के लिए, ये किसके द्वारा प्रदान किया गया था, WHO के द्वारा। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर जब आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको हर महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा GK की ई बुक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो इन सभी ई बुक को प्राप्त करने के लिए ऐप को इंस्टॉल कर लें। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न तूफान फैनगल का नामकरण किस देश ने किया है। आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया ने। तो देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में एक नया तूफान उत्पन्न हुआ है जिसका नाम है फैनगल, ठीक है। तो इसका नामकरण किसने किया है, सऊदी अरेबिया ने किया है। और दोस्तों यह तूफान भारत के तमिलनाडु राज्य को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इसकी स्पीड 75 से 80 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। इस तूफान का नाम फैंगल दिया है सऊदी अरेबिया ने। इस बात को आप जरूर नोट कर लें।
देखिए, आने वाला जो अगला तूफान होगा, यानी कि अगर कोई अगला तूफान आता है हिंद महासागर के क्षेत्र में, बंगाल की खाड़ी में, तो उसका नाम शक्ति होगा और उसका नामकरण कौन करेगा? श्रीलंका करेगा। तो चक्रवातों के जो नामों की जो मौजूदा लिस्ट है वो 2020 में तैयार की गई थी, जिसमें जो सदस्य देश हैं उनके द्वारा 13 नाम दिए गए हैं। यानी इंडिया ने अभी 13 नाम दिए हैं, श्रीलंका ने भी 13 नाम दिए हैं, सऊदी अरेबिया ने भी 13 नाम दिए हैं। तो इस प्रकार से 13 नामों की लिस्ट बनी हुई है। तो आने वाले जो तूफान होते हैं उनके नाम पहले से तय हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फेंगल तूफान बना हुआ है ये बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है और ये तमिलनाडु राज्य की तरफ बढ़ रहा है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में दाना तूफान आया था और इस दाना तूफान ने भारत के ओडिशा राज्य को प्रभावित किया था। अच्छा, इसका नामकरण किसने किया था? ये कतर देश ने किया था। इस साल हेलेन तूफान और हरिकेन मिल्टन तूफान आया है अमेरिका में और इसने अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य को प्रभावित किया है। अभी हाल ही में जापान में टाइफून सांसान आया था और एम्पेल तूफान भी जापान में ही आया है। ठीक है, और टाइफून गैमी ने चाइना को अभी हाल ही में प्रभावित किया था और चक्रवात अल्वारो ने मेडागास्कर देश को प्रभावित किया था। अभी हाल ही में दोस्तों फिलीपींस में एक तूफान आया था जिसका नाम था मैन ई। अगला क्वेश्चन है, अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में विश्व चैंपियन कौन बने हैं? तो उनका नाम है दिविथ रेड्डी। तो भारत के दिविथ रेड्डी जो हैं वो अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में विश्व चैंपियन बन गए हैं। ठीक है, तो जो दिविथ रेड्डी हैं उनकी उम्र कितनी है? 8 वर्ष। तो उन्होंने अभी हाल ही में अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में जीत हासिल की है, यानी गोल्ड मेडल हासिल किया है। यहाँ पर आप दिविथ रेड्डी को भी देख सकते हैं। इनका संबंध तेलंगाना राज्य से है और इसी प्रतियोगिता में भारत के सात्विक स्वैन ने सिल्वर मेडल जीता है और ब्रॉन्ज मेडल जीता है चाइना के शतरंज खिलाड़ी जेमिंग गुओ ने। दोस्तों, कुछ और इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का टाइटल जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। यहाँ पर आप उन्हें देख भी सकते हैं। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का चैलेंजर्स खिताब किसने जीता है? वी प्रणव ने जीता है। अर्जुन एरिगैसी शतरंज की लाइव रेटिंग में दुनिया के दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। भारत के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अनीश सरकार। इनका संबंध कहाँ से है? तो ये कोलकाता से संबंधित हैं। इस बात को भी आप नोट कर लें। 2024 के शतरंज ओलंपियाड में भारत ने पुरुष और महिला वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 का टाइटल अपने नाम किया था। ये है मैग्नस कार्लसन। ठीक है, तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नस कार्लसन का संबंध किस देश से है? तो वो नॉर्वे देश के हैं। भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? पी श्याम निखिल। और फिडे कैंडिडेट में जीत हासिल करने वाले दूसरे भारतीय कौन है? गुकेश डी। और पहले कौन थे? विश्वनाथन आनंद। 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? कार्तिक वेंकट रमन ने जीती है। वर्तमान में विश्व शतरंज चैंपियन कौन है? डिंग लेरेन, जो कि चाइना के हैं। भारत के सबसे कम उम्र के रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अनीश सरकार। ठीक है, इनकी उम्र कितनी है? 3 साल 8 महीने। कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन ने जीत हासिल की है अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, दीपम सेठ किस राज्य के नए डीजीपी बन गए हैं? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड की पुलिस के मुखिया कौन बन गए हैं? दीपम सेठ बन गए हैं। ठीक है, वह 13वें नंबर के पुलिस महानिदेशक हैं उत्तराखंड के। इससे पहले वो सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी में अपर महानिदेशक यानी एडीजी के रूप में काम कर रहे थे। दोस्तों, उत्तराखंड की बात हुई है तो इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को। कैपिटल क्या है इसकी? देहरादून। राज्यपाल है वर्तमान में गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी, जो कि बीजेपी से संबंधित हैं। विधानसभा की यहाँ पर 70, राज्यसभा की 3, लोकसभा की यहाँ पर कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के नेशनल पार्क कौन कौन है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, गंगोत्री और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये सभी नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में है। यहाँ के कुछ प्रमुख जीआई टैग जरूर याद रखिएगा। लाल चावल, अल्मोड़ा लखौरी मिर्च और बैरी नाग चाय, बुरांस शरबत, रामनगर नैनीताल लीची, रामगढ़ आडू,
माल्टा और एपण आर्ट और रिंगाल क्राफ्ट, ये सभी जीआई टैग उत्तराखंड राज्य से संबंधित हैं। यहाँ के लोक नृत्य हैं झोड़ा नृत्य, नटनाटी, चौफला नृत्य, झोलिया नृत्य और मयूर नृत्य। प्रमुख झीलें हैं राकसताल, नैनीताल, मालाताल और सातताल। प्रमुख बांध है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की यात्रा के दौरान आईएनएस तुसील को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल करेंगे? आंसर हो जाएगा रूस। तो देखिए दोस्तों, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह 8 से 10 दिसंबर की रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं और 9 दिसंबर को वो आईएनएस तुसील को भारतीय नौसेना में शामिल करने वाले हैं। दोस्तों, भारत और रूस के बीच 4 गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट बनाने को लेकर के 2016 में समझौता हुआ था। तो रूस अभी भारत को 2 फ्रीगेट दे रहा है। इसमें पहला है आईएनएस तुसील और दूसरा है आईएनएस तमाला। ठीक है, तो आईएनएस तुसील को इंडियन नेवी में शामिल किया जाए। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो भारत ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर का सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया है। सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान जयपुर ने ज्ञान शक्ति नामक एक थिंक टैंक स्थापित किया है। भारत ने पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 अभी हाल ही में किया है। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। भारत ने पूर्वी प्रहार त्रिसेवा अभ्यास का आयोजन अभी हाल ही में लद्दाख में किया है। भारतीय नौसेना ने सर्वेक्षण पोत निर्देशक को अभी हाल ही में शामिल किया है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इन्हें आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दुग्ध उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन 2023-24 में कितना हो गया है? आंसर हो जाएगा 239.3 मिलियन टन। तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह या ललन सिंह। तो उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि जो भारत का दूध उत्पादन है वो 2023-24 में 4% बढ़ करके 239.3 मिलियन टन हो गया है। दोस्तों, उनके द्वारा ये भी जानकारी दी गई है कि दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 2023-24 में 471 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। यानी कि जो भारत की आबादी है उसमें प्रति व्यक्ति को 471 ग्राम प्रतिदिन दूध प्रदान किया जा सकता है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो भारत का अंडा उत्पादन है वो भी बढ़ा है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है अंडा उत्पादन में। ठीक है, तो ये जानकारी आप नोट कर लें। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व को। तो चावल का उत्पादन करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? चाइना। और भारत में प्रथम राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। गेहूं और आलू का प्रोडक्शन करने वाला प्रथम देश है चाइना और भारत का प्रथम राज्य है उत्तर प्रदेश। मक्का का उत्पादन करने वाला पहला देश है अमेरिका और भारत में पहला राज्य है कर्नाटक। दलहन या दालें उत्पादित करने वाला पहला देश कौन है? भारत। और भारत में पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है चाइना और भारत में कौन सा राज्य है? गुजरात। गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन होता है ब्राजील में और भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है दुनिया में भारत में और भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन होता है चाइना में और भारत में आंध्र प्रदेश में होता है। प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है थाईलैंड में और भारत में होता है केरल में। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2028 तक के लिए। यानी कि भारत सरकार के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को 31 मार्च 2028 तक चलाया जाएगा। अब बात करते हैं अटल इनोवेशन मिशन की। तो इस मिशन को शुरू किया गया था 2016 में और दोस्तों इस मिशन को रेगुलेट कौन करता है? भारत का नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग की एक पहल है अटल इनोवेशन मिशन। तो इस मिशन का उद्देश्य ये है कि भारत में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए। तो भारत में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जहां पर लोगों को स्टार्टअप को बढ़ावा देने की ट्रेनिंग दी जाती है, फंडिंग की जाती है। इसके अलावा तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है।
इसके अलावा दोस्तों इस मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए गए हैं, जहां पर स्कूलों के छात्रों को 3D प्रिंटिंग के माध्यम से इनोवेशन करने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो आपको याद रखना है कि अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में, और इसका उद्देश्य है भारत में इनोवेशन को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस संधि के अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा रियाद डिजाइन कानून संधि पर। तो दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के जो मेंबर हैं उनके द्वारा एक संधि स्थापित की गई है और इस संधि का नाम है रियाद डिजाइन कानून संधि। तो इस पर लगभग 20 सालों तक चर्चा हुई है और 20 सालों की चर्चा के बाद इसको अंतिम रूप दिया गया है। तो भारत ने इसके अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर कर दिया है। इस संधि को 22 नवंबर 2024 को रियाद में, जो कि सऊदी अरब की कैपिटल है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा अपनाया गया है। ठीक है, और इसका मसौदा 2005 से 2024 तक तैयार हुआ है, यानी 2005 में इस संधि पर चर्चा शुरू हुई थी, 2024 में इस पर अंतिम हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य है औद्योगिक डिजाइनों की सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रणाली को सुव्यवस्थित करना। देखिए यहाँ पर बात हुई थी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसका गठन हुआ था 1967 में और इसका उद्देश्य है रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 191 इसके मेंबर हैं और भारत 1975 में इसका मेंबर बना था। आपको याद रखना है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों अभी हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जारी किया गया था। इसमें भारत का 42वां स्थान रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का 39वां स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है? आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो जो असम राज्य का काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 12वां संस्करण आयोजित किया गया है। और दोस्तों यह कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो इस कार्यक्रम में जो अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू टूर ऑपरेटर होते हैं, होटल व्यवसायी होते हैं, होम स्टे मालिक होते हैं, वो सभी जुड़ते हैं और यहाँ पर दोस्तों चर्चा की जाती है कि पर्यटन को किस प्रकार से सरल बनाया जाए और किस प्रकार से लोगों को इससे जोड़ा जाए। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो यह असम राज्य के गोलाघाट और नगांव जिले में फैला हुआ है। 1985 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था और इस नेशनल पार्क से ब्रह्मपुत्र नदी, डिप्लू नदी और मोरा धनसिरी नदी बहती हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश ने खाद्य विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग को लेकर राष्ट्रीय आपदा घोषित की है? आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो देखिए दोस्तों साउथ अफ्रीका में कुछ समय पहले फूड पॉइजनिंग हुई थी जिसके कारण बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे गए हैं। इसके बाद साउथ अफ्रीका की जो सरकार है उसने इस फूड पॉइजनिंग को नेशनल इमरजेंसी घोषित किया है। ठीक है, तो इसमें बच्चों की मौत हुई है। तो इसको देखते हुए साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने फूड पॉइजनिंग को नेशनल इमरजेंसी अभी हाल ही में घोषित किया है। देखिए साउथ अफ्रीका की बात हुई है तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, ये आप सभी को पता होगा। राजधानी है इसकी 3, प्रिटोरिया कार्यकारी राजधानी है, केप टाउन विधायी राजधानी है और ब्लॉम फोंटेन यहाँ की न्यायिक राजधानी है। राष्ट्रपति हैं सिरिल रामफोसा और करेंसी है दक्षिण अफ्रीकी रैंड और क्रूगर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीजा प्रक्रिया अभी हाल ही में शुरू की है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है इजराइल और किस संगठन के बीच युद्ध विराम लागू हो गया है? आंसर हो जाएगा हिजबुल्ला। तो दोस्तों लेबनान देश में हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो अब वहां पर युद्ध विराम यानी सीज फायर लागू हो गया है। अगला क्वेश्चन है नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किस राज्य ने किया है? आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात सरकार के द्वारा नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया गया है। इस नीति का लक्ष्य है 5 वर्षों में 12 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना
अगला क्वेश्चन है लाल ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस या रेड प्लेनेट डे मनाया जाता है, क्योंकि नासा के द्वारा 28 नवंबर 1964 के दिन मैरिनर 4 को लॉन्च किया गया था। तो इसी घटना को याद करने के लिए 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एलिसा नेहर किस देश की फुटबॉलर थी जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिकन फुटबॉलर एलिसा नेहर ने अभी हाल ही में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना से किन शब्दों को हटाने की याचिकाओं को खारिज कर दिया है? आंसर हो जाएगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। अब इन्हीं शब्दों को हटाने की याचिकाएं लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करेंगे। हाल ही में भारतीय संविधान की किस भाषा में प्रतियां जारी की गई हैं? संस्कृत और मैथिली। आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की डीजीपी बनी है? महाराष्ट्र। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास यानी सारेक्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कोच्चि में। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 किस मंत्रालय या विभाग के द्वारा प्रदान किए गए हैं? पशुपालन एवं डेयरी विभाग। हाल ही में टीचर ऐप का अनावरण किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। सेना परेड 2025 का आयोजन कहाँ होगा? पुणे महाराष्ट्र में। 2024 में फार्मूला 1 वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टैपेन ने। साध्या विसा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तमिलनाडु में। UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पंजाबी रैपर शुभ को। दिनेश भाटिया किस देश में भारत के एम्बेसडर बने हैं? ब्राजील। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी। एकनाथ शिंदे किस राज्य के चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है? महाराष्ट्र। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की 16वीं बरसी कब मनाई गई है? 26 नवंबर को। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क डिस्कस करेंगे, जैसे राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का डेजर्ट और घाना पक्षी, केवला देव्स और ताल छापर और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी राजस्थान में स्थित हैं। मध्य प्रदेश में कान्हा, पैंच, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, डायनासोर, बांधवगढ़, संजय नेशनल पार्क, माधव, कोनो नेशनल पार्क और फॉसिल नेशनल पार्क है। दोस्तों अब हम अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करेंगे। इमर्जिंग एशिया कप क्रिकेट 2024 का खिताब किसने जीता है? अफगानिस्तान ने। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वडोदरा में। युवा आपदा मित्र योजना के तहत कितने वॉलेंटियर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा? 2 लाख से अधिक। पीएम मोदी ने किस राज्य में भुज नलिया रेलवे लाइन की गेज रूपांतरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है? गुजरात। किस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकारी कार्यालयों को लाल रंग से रोशन किया गया है? डिसलेक्सिया। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 79। वर्डा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत और वर्डा जंगली सफारी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गुजरात। भारत ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कितने मेडल जीते हैं? 9। भारत और किस देश के बीच व्यापार, संस्कृति, रक्षा पर सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? स्पेन। कनक राजू कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? लोक नर्तक। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर धर्मेंद्र प्रधान बताया हुआ है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको टेस्ट पास, ई बुक ये सभी मिल जाएगा। टेस्ट पास में आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ।